हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। हम इस सीरीज में यूपीएससी प्री 2024 पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज की चौथी वीडियो है। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों यानी कि आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा कथन है आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तीसरा कथन है आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताने हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2 और 3। कथन एक गलत है क्योंकि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि आरटीजी परमाणु बैटरियां हैं जो थर्मोकपल का उपयोग करके रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा को बिजली में परिवर्तित करती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि आरटीजी का उपयोग अंतरिक्ष यान की ऑनबोर्ड प्रणालियों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि आरटीजी प्लूटोनियम 238 का उपयोग कर सकते हैं, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बृहद तारे यानी कि जाइंट स्टार्स वामन तारों यानी कि ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। और दूसरा कथन है वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्च दर होती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आपके विकल्प हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे छोटे यानी वामन तारों का जीवन बहुत लंबा होता है। कथन 2 सही है क्योंकि वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में परमाणु प्रतिक्रिया की दर अधिक होती है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मानव शरीर में संश्लेषित होता है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाने वाले वासोडिलेटर के रूप में कार्य करता है। यह रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर हृदय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और रक्तचाप कम होता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहली गतिविधि है विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों या फिर नारकोटिक्स की पहचान। दूसरा है वर्षण का मॉनिटरण। तीसरा है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का प्रयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल 2। कथन 1 गलत है क्योंकि हवाई अड्डों या विमानों में यात्रियों पर मादक पदार्थों की पहचान के लिए रडार का उपयोग नहीं किया जाता है। कथन 2 और 3 सही हैं क्योंकि रडार का उपयोग वर्षा की निगरानी और जानवरों के प्रवास पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग-29 और तेजस MK1 उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कोई नहीं। सूचीबद्ध विमानों यानी कि राफेल, मिग-29 और तेजस MK1 में से कोई भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं माने जाते। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की विशेषताएं उन्नत स्टेल्थ, सुपर क्रूज क्षमताएं, अत्यधिक एकीकृत एवियोनिक्स और उन्नत गतिशीलता होती है। इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उदाहरणों में F-22
रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड शामिल है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, जल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेहकों का विरचन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1, 2 और 3। हाइड्रोजेल एक छिद्रयुक्त पारगम्य ठोस पदार्थ है जो कम से कम 10% जल या अंतरालीय द्रव के साथ मिश्रित होता है। हाइड्रोजेल प्राकृतिक या सिंथेटिक पॉलीमर के त्रिआयामी नेटवर्क से बने होते हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में पानी या जैविक तरल पदार्थ को अवशोषित कर लिया होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर उनके अद्वितीय गुणों के कारण जैव चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, अतः इसका उपयोग उपरोक्त तीनों अनुप्रयोगों में होता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन या फिर जल वाष्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी जल वाष्प। हाइड्रोजन से चलने वाले ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि FCEV कोई हानिकारक तेल पाइप उत्सर्जन नहीं करते। इसके बजाय वे केवल जल वाष्प और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि FCEV से जल वाष्प निकलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम और ऑक्सीजन नहीं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन है सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान्य या फिर अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण या फिर वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी दीर्घावधि ऊर्जा भंडार। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का इस्तेमाल लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में उचित रूप से किया जाता है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर तकनीक कम मांग के समय अधिशेष ऊर्जा को अवशोषित करती है और मांग अधिक होने पर इसे छोड़ती है। इससे यह तकनीक सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर बिजली ग्रिड के लिए एक आदर्श बन जाती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? आपके ऑप्शन है सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, टीका या फिर वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां या फिर अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR प्रौद्योगिकी एक अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर झिल्ली प्रक्रियाओं को जैविक अपशिष्ट जल उपचार के साथ जोड़ते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर नगरपालिका और औद्योगिक जल उपचार के लिए किया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार या फिर शेयर स्टॉक मार्केट। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी मुद्रा बाजार। संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व या फिर CBLO भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। यह मुद्रा बाजार में उधारकर्ता और ऋणकर्ता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बॉन्ड की तरह काम करता है जहां ऋणदाता CBLO खरीदता है और उधारकर्ता ब्याज के साथ मुद्रा बाजार साधन बेचता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।